ओए कैसे हो तुम सारे के सारे और स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 2 ही चैप्टर एक्सप्लेन क्यों किए 10 दिन लगा के। तो इसका एक कारण है जो तुम्हें एंड में बताऊंगा। लेकिन हाँ, ये चैप्टर बहुत कमाल का होने वाला है। कुछ ऐसी लाइनें जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं की होगी, कुछ ऐसी चीजें जो अच्छा है रिवील हुई, लेकिन उन चीजों को देख के तुम्हें बुरा लगेगा। चलो और स्पॉइल नहीं करता, तो फिर चलो शुरू करते हैं भाई। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। अंतिम समारोह के अंदर सोया वहाँ पे खड़ा होता है और यूजुरो और निशिमिया को देख रहा होता है। अब सोया पीछे मुड़ के देखता तो और लोग आने लगते, तो वो यहाँ से जाने लगता है ये सोचते हुए कि मैं बाहरी बंदा हूँ तो मैं यहाँ पे सही नहीं रहूंगा, तुम दोनों ध्यान रखना। और वो सोचते हुए जाने लगता है। लेकिन तभी निशिमिया और यूजुरो की मॉम को देखता है जो कि ग्लास ले रही होती है और वो देखता है कि वो भी रो रही होती है। तो सोया मन में कहता हुआ जा रहा होता है कि आप भी धीरज रखिए मैम। और अब सोया जाते हुए एक औरत को देखता है जो कि उसकी तरफ देखती है और चुपचाप उसके बगल में से चली जाती है। और मैम को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो ऐसा लग रहा है कि वो सोया से नाराज है। मेरे को लग रहा है उनका चेहरा देखकर ऐसा। और अब सोया को याद आता है कि ये तो मिस कीटा है। अगर तुम भूल गए तो मैं बता देता हूँ, मिस कीटा वो थी जो साइन लैंग्वेज सिखाने आई थी इनको सबसे पहली बार। मैं तुम्हारी दादी की बहुत आभारी हूँ। तुम्हारे ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने तुम्हारी काफी मदद की, ऐसा मिस कीटा निशिमिया से कहती है। सोया कहता है कि लगता है उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, वो पहचानेंगे भी नहीं, काफी समय बीत गया है। और फिर मिस कीटा निशिमिया से कहती है कि मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, तुम रो नहीं रही हो, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। और सोया ये सब देख रहा था तो वो भी कहता है कि लेकिन रोने में कुछ गलत नहीं है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यूजुरो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें लात मार के बाहर निकाल देंगी। जिस पे सोया कहता है कि हाँ ये तो बुरा है। सोया जा रहा होता है लेकिन एकदम से वो माँ जी को देख लेता है और यूजुरो को सोया के रुकने के कारण टक्कर लग जाती है। हम पैनल के कोने में ये चीज देख सकते हैं। अब सोया निशिमिया की मॉम को समझाने लगता है कि ऐसा नहीं जैसा आप सोच रही हैं, वो मैं यहाँ पे कोई मुसीबत खड़ी नहीं करने आया। वो मैं जब ब्रिज पे गया तो मैंने वहाँ पे से मियोको को देखा और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी बेटी को मैसेज करूं, लेकिन तब मुझे यूजुरो दिख गई और फिर हम दोनों भूखे थे तो मैं शहर में इससे टकरा गई थी और ये मुझे यहाँ छोड़ने आया है। और माँ जी ये सब सुन के कुछ नहीं कहती और फिर वो ठीक है कहती हैं और उनके हाथ में हम कप देख सकते हैं तो वो आगे जाकर उन्हें रख देती हैं। और ऐसा बिहेवियर देख के यूजुरो और सोया साथ थोड़े चौंक जाते हैं कि वो ऐसा करती नहीं है। हमने देखा है निशिमिया की मॉम काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो कुछ भी कभी कभी बोल देती हैं, तो ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है मेरे लिए भी। क्या तुम्हें पता है दादी के मरने के बाद उस औरत की आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला, उनके साथ कुछ तो गड़बड़ है। अब सोया कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है वो उतनी ही नाराज होगी जितना कोई और। जिस पे कि यूजुरो कहती है कि तुम्हें कैसे पता है, क्या तुमने उन्हें कभी रोते हुए देखा है, उनकी भावनाएं दिखाने का तरीका कुछ सही है। वह शायद इस बात को छुपा रही हो बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे तुम नहीं चाहती थी कि मुझे पता चले कि तुम क्यों रो रही हो। जिस पे कि यूजुरो का कुछ खास रिएक्शन तो नहीं आता। और जैसे कि हमने देखा कि यूजुरो ने अपनी जेब में हाथ डाल रखा था तो उसको एक लेटर मिलता है। अब यूजुरो को भी इस लेटर के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो मुझे मत कहना कि ये दादी से है। ये कितना डरावना है और ये मेरी यूनिफॉर्म में कर क्या रहा है, मैं इसे नहीं पढ़ने वाली। सोया कहता है पढ़ो, लेकिन यूजुरो मना कर देती है। सोया पूछता है क्यों नहीं। यूजुरो कहती है कि मैं ऐसी चीजें हैंडल नहीं कर सकती और ये मुझे थोड़ा डरावना भी लगता है और मैं नहीं सुनना चाहती उनके आखिरी शब्द। लेकिन सोया लेटर को उठा के यूजुरो की तरफ कर देता है, लेकिन यूजुरो कहती है कि इसे मेरे लिए पढ़ दो सोया। और सोया बिना कुछ सोचे समझे सीधा लेटर खोल के पढ़ने लगता है। डियर यूजुरो, इट्स ग्रैनी, क्या तुम स्कूल में हो। और ये सुनकर यूजुरो थोड़ा हैरान तो हो जाती है, लेकिन फिर सोया आगे पढ़ता है नहीं तुम पक्का अंतिम समारोह में होगी। और यूजुरो के ऐसे रिएक्शन को देख के सोया को लगता है कि कहीं ये मजाक तो नहीं समझ रही, इसलिए वो यूजुरो से कह देता है कि ये मजाक नहीं है, सच में इसके अंदर यही लिखा है। जिस पे कि यूजुरो कहती है पढ़ते रहो। अब सोया आगे पढ़ता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम काफी नाराज होगी मेरी मौत से। जिस पे कि यूजुरो कहती है कि नहीं उन्होंने तो एक आंसू तक नहीं बहाया। और अब सोया आगे पढ़ता है और कहता है कि लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि उसके लिए बिल्कुल इस सपने जैसा होगा कि तुम और सोको इतनी अच्छी बच्ची बन गई हो। पर यूजुरो इसका जवाब देते हुए कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन वो तो हमेशा कंप्लेंट ही करती रहती है क्योंकि तुम दोनों लड़कियों ने अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है अपना, और तुम्हारी मॉम ने भी काफी ज्यादा मेहनत की तुम्हें स्कूल भेजने के लिए। सपोर्ट हाँ, हर बार जब निशिमिया स्कूल बदलती थी तो वो उसके ऊपर स्नीडी रिमार्क करती थी और स्नीडी रिमार्क के बारे में हम आगे बात करेंगे। और मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता था। और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कि निशिमिया और यूजुरो की मॉम कहती हैं कि अब तुम्हारा फिर से ट्रांसफर करना पड़ेगा। वैसे सच कहूँ तो स्कूल मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था, मैंने उससे बहुत बात की और हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा उदास हो यूजुरो, लेकिन वो चीजों के बारे में अपने ही तरीके से सोचती है। जिस पे यूजुरो कहती है कि ये सिर्फ एक बहाना है। जब निशिमिया धीरे धीरे करके अपनी सुनने की शक्ति को खो रही थी तब तुम्हारी माँ उस समस्या को हल करने के लिए उसका इंतजार कर रही थी और इससे
इससे एक चीज और साबित हो जाती है कि निशिमिया शुरू में एकदम प्रॉपर सुन सकती थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसने अपने सुनने की क्षमता खो दी, जिस पे यूजुरो कहते ये बात तो और उलझ गई। और फिर हमें फिर से वो फ्लैशबैक का एक पैनल दिखाते हैं जिस पे लिखा होता है कि यह 61 है। और अब यूजुरो गुस्से में कहने लगती है कि ये बिल्कुल गलत है, वो तो बस इंतजार कर रही थी कि नुकसान कब होगा। वो बिल्कुल किसी पिक्चर की माँ की एक्टर की तरह थी। मुझे लगता है कि उसको लगा होगा कि ये निशिमिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफी अच्छा मौका है, भले ही वो उसकी मुश्किलों का हल ढूंढ रही थी। और ऐसा पढ़ते हुए सोया को भी पसीने आ रहे थे। स्ट्रॉन्ग हाल, लेकिन मुझसे पूछा तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, और निशिमिया का क्या। और हम फिर से फ्लैशबैक में आते हैं जहाँ पे कि निशिमिया की माँ कह रही होती है कि तुम बैठ जाओ, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। और फिर निशिमिया की मॉम कहती है मैं तुम्हारे बाल काटूंगी, जिसपे कि यूजुरो कहती है कि लेकिन उसने तो अभी कटाए हैं। और दादी माँ कहती है कि क्या तुम्हें पसंद नहीं, और निशिमिया भी मना कर देती है। और अभी हमने एक स्नीडी मार्क के शब्द की बात की थी, उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। अभी हमें पता चलेगा कि उसका मतलब क्या था। और जैसे कि निशिमिया ने अभी मना कर दिया था, तो निशिमिया की मॉम उसे जबरदस्ती वहाँ बैठा देती है, जिसपे कि दादी माँ उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती कि रुक जाओ, तुम्हें नहीं लगता कि इतने छोटे बाल काफी है। और अब वो निशिमिया को एक लड़का ज्यादा कट देने जा रही होती है, और वो कहती है कि अगर वो ऐसी ही दिखेगी तो वो स्कूल के बेवकूफ बच्चे इसका मजाक ही उड़ाएंगे, जिसपे कि दादी माँ उसे उन्हें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन निशिमिया की मॉम कहती है आपको दूर हो जाना चाहिए मॉम इससे, निशिमिया को मजबूत बनना ही होगा, फिर चाहे बहरी ही क्यों ना हो, ये अपना डिफेंस नहीं कर सकती। और मैं इसको इस तरह से देखकर बहुत गुस्सा हो जाती हूँ। और फिर ये चीज निशिमिया सुन लेती है, क्योंकि हम देख सकते हैं उसके चेहरे का रिएक्शन, और ये चीज गलत है। चाहे तुम कितना भी खुद को बदल लो, अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो सकते हो खुद से, फिर चाहे तुम अपने बाल काटो चाहे अपना हाथ काटो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग तुम्हें बुली ही करेंगे उसके बाद भी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक काला बाल गिरता है जमीन पर, और अब हम देखते हैं यूजुरो को अपने बाल काटते हैं। सभी के सभी लोग चौंक गए होते हैं कि यूजुरो ऐसा क्यों कर रही है। यूजुरो अपनी मॉम की तरफ देखती है, और निशिमिया की मॉम शायद समझ जाती है। और अब यूजुरो एक लड़के की तरह दिख रही होती है, ना कि किसी लड़की की तरह। और शायद से वो इसीलिए अपने बाल लड़कों की तरह रखती है, ताकि निशिमिया को अपने बाल लड़कों की तरह ना रखने पड़े। और फिर सोयल वापस लेटर पढ़ता है और कहता है कि और इसलिए शायद तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ सख्ती पर रखती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम इससे मजबूत बनोगी। लेकिन वो यही चीज खुद के ऊपर भी अप्लाई करती है, और इसीलिए शायद वो आज भी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही है जब वो ध्यान से चाय बनाती है। और हम देख सकते हैं 2 कप कोई तो ला रहा है, लेकिन कौन ला रहा है ये चीज देख के तुम भी चौंक जाओगे। और यहाँ पे दादी के कहने का मतलब ये है, निशिमिया की मॉम जो है वो उन दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, लेकिन उनके तरीके के हिसाब से। जैसे कि दादी ने बोला, वो हर एक चीज को अपने नजरिए से देखती है, और उनके नजरिए के हिसाब से अगर निशिमिया और यूजुरो लड़के की तरह दिखेंगे तो वो मजबूत होंगे, अगर उनके साथ सख्ती पर की जाएगी तो वो मजबूत होंगे, जो बिल्कुल गलत है। और इसलिए वो खुद के ऊपर भी ये चीज अप्लाई करती है, वो खुद को भी मजबूत करती है ताकि वो अपने बच्चों को मजबूत कर सके। और इसलिए जब वो कोई काम करती है तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के उस काम में लग जाती है, और उसको पूरा कर ही रहती है, फिर चाहे वो चाय बनाना ही क्यों ना हो। और अब सोया कहता है कि नहीं, ये चीज लेटर में अंदर नहीं लिखी गई है, ये सोया खुद से ही बोल रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह यूजुरो, जैसे तुम अपनी आंसुओं को छुपा रही थी। और ये चीज सुनकर यूजुरो को बहुत गुस्सा आता है, वो उस लेटर को उससे छीनती है, गोल करके उसे फेंक देती है, जिसपे सोया कहता है ये तुम क्या कर रही हो यूजुरो, जिसपे कि यूजुरो कहती है कि आज के लिए शुक्रिया, अब तुम घर जा सकते हो सोया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यूजुरो को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई उससे ये कहता है कि तुम बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी हो, फिर चाहे वो भले ही जानकर कहा हो या बिना जाने कहा हो, मैं उसकी तरह नहीं हूँ, दादी को कुछ नहीं पता। और ये कह के यूजुरो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ से यूजुरो के जाते ही निशिमिया की मॉम आती है, जो चाय के कप ला रही थी। और अब लगता है सोया गया, उसको पक्का यहाँ पे मार पड़ने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, सोया को बचाने पक्का टोक्यो मांजी गैंग के बंदे आ जाएंगे। नहीं, ये बहुत गंदा जोक था, मुझे पता है, लेकिन अब सोया लेटर उठाता है, कहता है मैं घर जा रहा हूँ। और ये लेटर यूजुरो को उसकी दादी ने दिया था। इतना कहकर वो लेटर को प्लेट में रख देता है, और आई एम सॉरी मैम कह के जाने लगता है। सोया के जाते वक्त उसको उसका नाम सुनाई देता है, सोया तुम्हारा शुक्रिया यूजुरो के साथ दोस्ती करने के लिए। और ये सुन के सोया बहुत खुश हो जाता है। हम देख सकते हैं वो थोड़ा बहुत ब्लश भी कर रहा है, और यही ब्लशिंग करते हुए ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि निशिमिया जब 3 साल की थी तब पता चला था कि वो अपने सुनने की शक्ति खो रही है, और ये रही निशिमिया जो खेल रही है। और ये स्टोरी के वो 3 बंदे हैं जिनको अच्छा है एनिमे में नहीं दिखाया, लेकिन कम से कम ये बात तो बतानी चाहिए थी जो यहाँ पे हो रही है। और कौन सी बात है वो अभी हम आगे जानेंगे, लेकिन चलो बात करते हैं कि ये तीनों कौन है। जो सबसे जवान है वो निशिमिया का डैड है, जो बूढ़ा वहाँ पे है वो निशिमिया के डैड का पिता है, और जो बीच में वो निशिमिया के डैड की मॉम। और ये सब यहाँ पे बात कर रहे हैं डिवोर्स की, और वो भी किसके, निशिमिया मॉम और निशिमिया डैड के डिवोर्स की बात। अब मिस निशिमिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता,
लेकिन माँ अपने बेटे के थोड़े कान भरती है और फिर वहाँ पे कोई कहता है कि निसिमिया के डैड या फिर उनके परिवार में से कोई ये कह रहा होगा कि तुमने हमें नहीं बताया कि तुम एक बहरे बच्चे को जन्म देने वाली हो, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। जिसपे कि निसिमिया की मॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहती है कि मतलब क्या है आपका, क्यों, आखिर इसकी जरूरत क्यों है, इसे छुपाने के लिए। अब निसिमिया के डैड का डैड बोलता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिसपे कि निसिमिया की मॉम कहती है कि मैंने आपको कहा तो ये बस एक वायरस है। अब निसिमिया के डैड का डैड कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं थक गया हूँ तुम्हारा दोस्त दूसरों पर डालते डालते। अब निसिमिया के डैड की मॉम कहती है कि सोको के ऐसा पैदा होने के पीछे कोई तो कारण होगा ही, तुम्हें पता है वो क्या कहते हैं। और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, निसिमिया के ऐसा पैदा होने के कारण सारे के सारे लोग निसिमिया की मॉम के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं कि तुम्हारे कारण ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, पक्का तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होगी, जो कि बिल्कुल गलत है और ऐसा कभी भी नहीं होता। देखो मैं कोई मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना तो पता है अगर माँ या बाप में कभी कोई कमी होती है तो काफी बार वो बच्चे के अंदर भी चली जाती है। तो हो सकता है यहाँ पे निसिमिया के डैड के अंदर कोई कमी हो, या ऐसा नॉर्मल है कभी कभी बच्चे के अंदर कोई ना कोई कमी अपने आप डेवलप हो जाती है, उसका कोई अंग ढंग से ग्रो नहीं होता है, तो ऐसा होता है कभी कभी। मैं कोई मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, जितना मुझे पता है मैंने उतना बताया बस। अब यहाँ पे माहौल काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और कलेश होने लग जाता है, जिसपे कि निसिमिया की मॉम कहती है कि तो तुम अब ऐसे बात करोगी जैसे कि किसी और की प्रॉब्लम है, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बीमारी के कारण हुआ है। और निसिमिया के डैड इसका जवाब में कहता है कि तो इसका मतलब ये तुम्हारी गलती है ना। मेरा मतलब है कि अगर गड़बड़ तब हुई जब निसिमिया तुम्हारे पेट में थी। तो अब मिस निसिमिया कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी बीमारी है, जिसपे कि मिस्टर निसिमिया भी कह देता है देखा तो ये तुम्हारी गलती है। अब मिस निसिमिया कहती है कि मैंने जो तुमसे ही पकड़ा है, जिसपे कि मिस्टर निसिमिया भी कह देता है कि तुम्हें टीकाकरण करा लेना चाहिए था, और वैक्सीन की बात हो रही जो बच्चों को लगती है। जिसपे कि मिस निसिमिया कहती है कि खैर अगर मुझे उस वक्त पता होता। और इतना बोलते ही निसिमिया के डैड का डैड बोल देता है मुझे ये बात बड़ी परेशान कर रही है कि इसके विकलांग होने की बात हमें इतने समय बाद पता चली, क्या तुम सच में हमसे नहीं छुपा रही थी। और ये सुनते ही निसिमिया का मॉम का चेहरा थोड़ा हो जाता है। तो हाँ, यहाँ पे हमें शायद से पता चल रहा है कि निसिमिया की मॉम ने ये सारी बातें छुपाई, उन्होंने निसिमिया को टीका तक नहीं लगवाया। ये बात थोड़ी अजीब है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो जैसा स्टोरी में बता रहे तो यहाँ पे तो निसिमिया की मॉम की बहुत ज्यादा गलतियां हैं। और अब निसिमिया के डैड की मॉम कहती है कि कर्मा, पक्का निसिमिया ने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण उसको इस जन्म में सब झेलना पड़ रहा है, या फिर शायद ये तुमने किया हो। और इतना सुनते ही निसिमिया की मॉम का चेहरा पूरा बदल जाता है, उन्होंने कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। और अब इतना सब होने के बाद ग्रैनी को भी बीच में आना ही पड़ता है, और वो कहती है कि आप अनुपात से बाहर जा रही हैं, इसलिए कि वो सुन नहीं सकती। आप तो ऐसे बात करिए जैसे यहाँ पे किसी के जीने मरने की बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये सुनकर निसिमिया के डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो कहने लगता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, कि तुम क्या कहना चाहती हो, तुम क्या सोच रही हो कि हम इसे उड़ा रहे हैं, तुम अब सरकार से जाके भीख मांगोगी, है ना। और ये सुनकर ग्रैनी कहने लगती है कि आखिर कौन थोड़ी सी मदद को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें किसी न किसी की मदद तो चाहिए ही होती है। पहले तुम ये सुनो, पहली बात तो ये बच्ची बहरी है, इसे पता नहीं कि इसके आसपास क्या हो रहा है, आपको नहीं पता है दुनिया कैसे काम करती है। मुझे पता है वो बच्चा भी बिल्कुल ऐसा ही निकलेगा। और शायद से यहाँ पे यूजुरू की बात हो रही है, क्योंकि यूजुरू अब तक पैदा तो नहीं हुई है, तो हो सकता है वो अभी निसिमिया की मॉम के कोख के अंदर हो। और जैसा कि बुढ़ा कह रहा है, वैसे तो लग रहा है कि हाँ किसी और बच्चे की बात हो रही है, तो वो पक्का यूजुरू हो सकती है जो अभी पैदा नहीं हुई। जिस पे की ग्रैंड माँ कहती है कि ये कैसा तरीका है अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के बारे में बात करने का। और अब निसिमिया की मॉम कहती है कि आपको कौन सा अधिकार प्राप्त है, और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि। और अब मिस निसिमिया रो तो रही होती, लेकिन वो कहती है कि मैं समझ गई हूँ क्या गलत है और क्या सही, और सारे लोगों ने देखने लगते हैं। और अब निसिमिया के डैड का डैड कहता है कि अगर तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है तो तुम इस बच्चे का पालन पोषण खुद क्यों नहीं करती, हम अपने परिवार में कोई ऐसा नहीं चाहते जो ऐसा हो। और ये सुनकर निसिमिया की मॉम तो शॉक्ड हो चुकी होती है, उनको तो भाई आगे देख। और अब सारी बातें खत्म हो जाती है, निसिमिया की मॉम एक किनारे में होती है, निसिमिया खेल रही होती है, और तभी निसिमिया की मॉम कहती है मदर मैं कल हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जाऊंगी। और ग्रैनी हाँ कर देती है। और अब निसिमिया की मॉम एकदम से खड़ी होती है, उल्टी करती है, और वो कहती है कि वो शायद से प्रेग्नेंट है। और मैं यहाँ पे गलत साबित हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़े समय पहले बोला था कि निसिमिया के डैड का डैड कह रहा था कि ये बच्चा भी ऐसा ही निकलेगा। तो नहीं, वहाँ पे यूजुरू की बात तब नहीं हो रही थी, लेकिन अब यूजुरू की बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि अब निसिमिया की मॉम को पता चल जो है कि वो फिर से गर्भवती है। जिसपे कि निसिमिया की मॉम कहती है कि ये अब क्यों हुआ, लेकिन ग्रैनी कहती है कि अब तो मैं बच्चे को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। और अब ग्रैनी निसिमिया की मॉम को समझाती है कि मैं निसिमिया और इस नए बच्चे को साइन लैंग्वेज सिखाऊंगी, मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगी, तो तुम इनको मेरे ऊपर छोड़ के चली जाना।
जाना। मैं भागूंगी नहीं, ना ही मेरी बेटी से, ना ही मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन से दूर भागूंगी। अब निशिमिया की मॉम थैंक्स कहते हुए कहती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। और फिर निशिमिया की दादी कहती है कि मुझे लगता है उसने उसी दिन से ना रोने की कसम खा ली थी। और फिर निशिमिया की मॉम कहती है कि मैं इस बच्चे को ताकतवर बनाऊंगी बड़े होकर। और यहीं से वो स्ट्रिक्ट हो जाती हैं अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और अब हमें दिखाया जाता है कि माँ जी कितने अच्छे से काम कर रही थी। मिस निशिमिया काफी अच्छी तरीके से हॉस्पिटल का काम करती थी, घर पे आके अपने बच्चों को भी संभाल रही थी, काम पे जाती थी, वहाँ संभालती थी और फिर घर पे आके अपने बच्चों को बड़े होते हुए भी देखती थी। अब हमें दिखाया जाता है कि यूजुरू घर आ जाती है, उसकी मॉम कुछ देख रही होती तो वो पूछती है आप क्या देख रही हो। माँ जी कुछ ज्यादा बताती नहीं और वो कहती है कि जाओ निशिमिया को बुला लो, खाना खाने का वक्त हो गया। और फिर सब खाना खा रहे होते लेकिन इनका चेहरा साफ साफ बता रहे कि इनको एक इंसान की कमी महसूस हो रही है। तुम्हें क्या लगता है इसका स्वाद काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसपे कि यूजुरू नहीं मना कर देती है। और अब हमें दादी के कुछ आखिरी शब्द सुनाए जाते हैं जो कह रही थी कि मेरे ख्याल से आज से तुम्हारी मॉम बदल जाएगी, लेकिन तुम इसे नोटिस नहीं करोगी यूजुरू। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि नागासुका सोया के हाल चाल पूछता है, जिसपे कि सोया कहता है क्या मैं उदास लग रहा हूँ। हाँ। और फिर सोया कहता है कि मैं बस सोच रहा था कि मैं किसी को खुश कैसे कर सकता हूँ। और अब नागासुका कहता है कि तुम किसी को खुश करना चाहते हो, निशिमिया सिस्टर्स को। जिसपे कि सोया कहता है कि ऐसा लगता है कि वो दोनों खास करके यूजुरू अपनी माँ से ठीक से नहीं मिलती है और ये बात मुझे काफी परेशान करती है। नागासुका तो ये सुनकर ही कह देता है कि तुम्हें तो उसको कैंडी दे देनी चाहिए खरीद कर। जिसपे कि सोया कहता है शायद से मुझे मियोको से पूछना चाहिए, लेकिन तभी उसे एक मैसेज आता है। और अब सोया को निशिमिया की तरफ से एक मैसेज आ रखा है जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे माफ कर देना कि मैं पिछली बार ब्रिज पे नहीं आ पाई थी। और एक तोमोहिरो का भी था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर नाओको ने मेरे बारे में कुछ भी कहा तो मुझे बताना, मैं चाहता हूँ। और उसकी मॉम का मैसेज आ रखा था जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने अपना दोपहर का खाना घर पे ही छोड़ दिया, उसे मारिया ने खा लिया है। और ये सारे मैसेज देखकर मेरे को एक चीज तो पता चली कि भाई अपने प्राइवेट मैसेज को कभी भी पब्लिक में मत दिखाना, हर किसी को ऐसे ही अजीब अजीब मैसेज आते हैं। और चलो मेन मैसेज की बात करते हैं तो यहाँ पे बस निशिमिया सोया से मदद मांग रही होती है, क्योंकि जब पिछले हफ्ते उसकी दादी का जो देहांत हुआ उसके बाद यूजुरू काफी ज्यादा उदास रहती है, वो हंसती नहीं है। तो इसलिए अब निशिमिया पूछ रही है सोया से या फिर वो उससे मदद मांग रही है कि मैं यूजुरू को कैसे खुश करूं, मैं उसको खुश देखना चाहती हूँ। और ऐसा सवाल पूछने के लिए वो उससे माफी भी मांगती है। अब हमें ग्रैनी का साइन लैंग्वेज क्लब दिखाया जाता है जहाँ पे कि लोग कह रहे थे कि आपकी दादी का देहांत हो गया है, वो हर वक्त यहाँ आती थी, तुम दोनों खुश रहना। और फिर वो दोनों ये सारी बातें सुन के वहाँ से चले जाते हैं और यूजुरू काफी उदास होती है। अब वो दोनों ब्रिज पर आते हैं जहाँ पे कि सारे लोग पहले से ही मौजूद थे। तो सोया कहता है कि यूजुरू मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। जिसपे कि यूजुरू तो खुश हो जाती है कि भाई गिफ्ट। और अब वो गिफ्ट में उसके लिए एक मरा हुआ पक्षी लाए हैं। जिसपे कि सोया कहता है हमने इसे ढूंढने में बहुत समय लगा, जिसकी कि यूजुरू बड़े ही खुशी होकर फोटो लेने लगती है। और वो निशिमिया के पास जाके कहती है कि ये घिनौना है। जिसपे कि निशिमिया का चेहरा देख के समझ जाती है और कहती है कि मतलब तुम्हें भी लगता है कि ये घिनौना है? और अब वो सब यूजुरू की तारीफ करने लगते हैं। मियोको कहती है क्या स्माइल है, एकदम सुपर क्यूट। और फिर सोया कहता है कि अरे आज तुमने अपनी वो स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी, उस दिन तुम काफी अच्छी लग रही थी और आज तो तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। नागासुका कहता है तुम मेरे लिए हमेशा वो वाली यूनिफॉर्म पहनोगी। और भाई ये सब देख के तो वो थोड़ा चौंक तो जाती है, बहुत ज्यादा चौंक जाती है। सोया कहता है चलो हम सारे यूजुरू की अच्छी बातों के ऊपर बात करते हैं। जिसपे कि सोया कहता है वो काफी ज्यादा खाना खाती है। मियोको कहती है वो काफी छोटी है सोया। और नागासुका कहता है कि वो इसे राज रख सकती है। और यूजुरू ये सब देख के कहती है कि बहन इन सबको क्या हो गया, आज इतने डरावना व्यवहार क्यों कर रहे हैं। और अब निशिमिया यूजुरू को गले लगा लेती है। यूजुरू कहती है कि आज तुम सबको हुआ क्या है। सोया कहता है बस हम तो तुमको खुश करना चाहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि मैं उस वक्त किस स्थिति से गुजर रही थी और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इससे खुश हो जाऊंगी। जिसपे कि सोया कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं और ला सकता हूँ। और यूजुरू थोड़ा शर्मा जाती है और वो थैंक यू कहती है। और थैंक यू कहते ही चैप्टर और ये वॉल्यूम दोनों ही एंड हो जाता है। अब उस सवाल का जवाब जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, तो मैंने इन 2 चैप्टर इसलिए एक्सप्लेन किए क्योंकि वॉल्यूम 3 एंड हो गया था और इससे मेरा जो चैप्टर एक्सप्लेन करने का जो काम है वो थोड़ा बराबरी में रहेगा। अब इसके बाद मैं 4 चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, देन मैं 5 करके वापस एक्सप्लेन करने लगूंगा। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन तुम समझ जाओगे, काफी मैं बहुत अजीब तरीके से तुमने समझा रहा हूँ। शुक्रिया इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। और अब कुछ अलग कमेंट्स भाई थैंक यू, लेकिन मुझे यहाँ तक हवा नहीं आ रही है। और हाँ जब मैंने असाइलेंट वॉइस पहली बार देखा था तो इसकी स्टोरी काफी बोरिंग लगी थी मेरे को, लेकिन फिर धीरे धीरे काफी अच्छी लगने लगी थी। उस वाली वीडियो में और इस वाली वीडियो में भी तुम्हारा कोई रोल नहीं था ना भाई, इसलिए तुम्हें नहीं दिखाया। ये तो निशिमिया तुम नीचे भी देख सकते हो, मैंने गूगल का पर्चा लगा रखा है। पता नहीं इनको सीन बदलने में क्या मजा आता है, लेकिन अच्छा है ये वाला सीन इन्होंने बदला।
देखो भाई वीडियो तो मैं कभी भी अपलोड कर देता हूँ बिना समय देखे, लेकिन यार ये वीडियो थोड़ा छोटा है इसलिए मुझे माफ़ कर देना और थैंक यू। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं एनिमे के अंदर जिनकी मौत शुरू से ही लिखी होती है, जैसे उनको दिखाया जाता है वैसे ही काफ़ी कैरेक्टर्स को मार भी दिया जाता है। और देखो इन कैरेक्टर से मेन कैरेक्टर हमें एक सीख जरूर मिलती है। बात तो सही है लेकिन नहीं सिर्फ यहाँ की लड़कियों जैसी नहीं है। देखो भाई ये चीज़ें तो हर एक एनिमे के अंदर पता नहीं क्यों होती है, हमेशा होती है। नारुतो में ही देख लो, हाशिरामा एक्स मादारा, ठीक है, काकाशी एक्स गाय, नारुतो एक्स सासके, और यहाँ पे सोया एक्स नागासुका। भाई ऐसे कमेंट मत करो भाई प्लीज, क्योंकि ये चीज देखने में तो काफी फनी होती है लेकिन जब रियलाइज होती है ना भाई तो वो एनीमे के उन दोनों कैरेक्टर्स को वैसे हम देख ही नहीं सकते जैसे नॉर्मल लोग देखते हैं। और जहाँ तक की रही बात, नागासुका अपने घर जा रहा है भाई, वो सोया के घर थोड़ी जाएगा। भाई मैं लाइव नहीं कर रहा था, ये इस सिस्टम को आए हुए कम से कम 8 या 9 साल हो चुके होंगे। और शायद से तुम्हें समझ अभी भी नहीं आया तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। लाइव बिल्कुल अलग होता है और ये प्राइम था, मतलब मैंने इसको एक टाइमर पे लगा रखा था जो कि टाइमर खत्म होता ही वीडियो चल जाती है और उसमें ये लाइव जैसा लगता है लेकिन लाइव होता नहीं है। और अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory.